हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th का साइंस सीरीज का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे जो सराउंडिंग में है या फिर कह लो हमारे यूनिवर्स में है, उसमें जो भी चीज़ें हैं जैसे कि लगा लो एयर है या फिर प्लांट्स हैं या कह लो कि हमारे पास पानी की ड्रॉप है, वो सारी की सारी चीज़ें किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं और उसी मटेरियल को ही हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं मैटर। तो ये चीज़ क्या है, ये ऑक्यूपाई करती है मास और ये कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो हर एक मैटर जो है वो ऑक्यूपाई करता है मास एंड वॉल्यूम। हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स हैं वो भी क्या करते थे कि स्टार्टिंग से ही वो हमारे सराउंडिंग के बारे में पता कराना चाहते थे, यूनिवर्स के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, हमारे यूनिवर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स में आगे क्लासीफाई किया था, जिनको पंच तत्व बोलते थे। कौन कौन से थे वो पंच तत्व? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। तो उनका ये मानना था कि हमारे जो सराउंडिंग में कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर लिविंग थिंग्स है, सभी की सभी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बनी हुई हैं। आगे देखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हम पानी लें और उस पानी में अगर हम सोल्ट या फिर शुगर को हम उसमें ऐड करें तो क्या होगा, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि वो शुगर कहाँ गई है? वो शुगर हमारे पास जो पानी है, उस पानी में के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। तो वो शुगर के भी पार्टिकल्स होते हैं, शुगर भी पार्टिकल से मिलकर ही बनी है। तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसके अंदर चले गए। तो इससे हमें ये एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल्स। इसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 100 ml वाटर, किसी भी बीकर में ले लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 ml डेटोल। तो वो क्या हो जाएगा, डेटोल का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उस सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, 10 ml ले लेंगे सॉल्यूशन का और उसको 90 ml वाटर में डाल देंगे। तो ये और भी ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो गया। उस सॉल्यूशन में से फिर दोबारा क्या करेंगे, 10 ml ले लेंगे और उसको फिर दोबारा से 90 ml वाटर के अंदर डाल देंगे। इसी एक्टिविटी को अगर हम 5 to 8 टाइम्स करें, उसके बाद भी हम ये देखेंगे कि इतना डाइल्यूट होने के बाद भी डेटोल की स्मेल आ रही है सॉल्यूशन में से। तो इसे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो पार्टिकल है मैटर के, वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। इसके लिए एक दूसरी एक्टिविटी भी होती है जिसको कि हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 ml डेटोल की जगह बस हम उसमें क्या ले लेंगे, 2 से 3 क्रिस्टल ले लेंगे, किसके? पोटासियम परमैंगनेट के। तो उसकी वजह से कलर जो होता है सॉल्यूशन का वो पिंक हो जाता है। और सेम एक्टिविटी अगर जैसे हम उसमें भी परफॉर्म करें कि उसमें से 10 ml ले लिया और उसको 5 to 8 टाइम्स अगर हम रिपीट करें, तो हम ये देखेंगे लास्ट में क्या होगा, उसका कलर लाइट पिंक दिखाई देगा। यानी कि पोटासियम परमैंगनेट जो है वो पार्टिकल का बना हुआ था और कुछ ना कुछ पार्टिकल जो है लास्ट में उसके सॉल्यूशन में भी बच जाते हैं। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। आगे देखेंगे पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो फर्स्ट वन इज पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि हमने उस एक्टिविटी से प्रूव किया था जब हमने पानी में शुगर को डिसॉल्व किया था। तो वहां से हमें पता चला था कि जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें चले गए थे। तो वहां से ये प्रूव हो चुका था कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के पार्टिकल की वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो मूव करते ही रहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं जैसे कि इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती अगर हम किसी भी रूम के एक कॉर्नर में लगाएंगे तो बहुत दूर से ही हम उसको स्मेल कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स थे वो मूव करते करते आगे तक पहुंच जाते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स तक। तो इससे प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो अगर हम हॉट टेम्परेचर में करेंगे तो वो उनकी जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम कॉपर सल्फेट को ही डिजोल्व करें, इसके क्रिस्टल्स को, एक बार हम हॉट वाटर में करें और एक बार हम कोल्ड वाटर में करें, तो वो ज़्यादा जल्दी किस में डिजोल्व होंगे, हॉट वाटर के केस में। तो इसमें हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं।
क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास भी मोशन है तो इट मीन्स वो काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करता है। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उससे पार्टिकल्स भी क्या है, फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका मोशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस केस में हुआ था? ऊपर जो हमने कॉपर सल्फेट का लिया था, अगर हम उसको बिना स्टर करे ही उसको रख दे वाटर के अंदर तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब एक टाइप के मैटर के पार्टिकल्स अपने आप ही दूसरे टाइप के मैटर्स में डिजोल्व होना स्टार्ट कर दे या फिर उनके स्पेस के बीच में चले जाए तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो ऊपर देखा था हॉट वाटर में क्या था, मिक्सिंग जो है वो फास्टली हो रही थी, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाता है, फास्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैटर के पार्टिकल की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर कह लो उनके बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स वेरीज फ्रॉम मैटर टू मैटर, यानी कि अलग अलग मैटर के केस में क्या होगी, इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होगी। जैसे हम कंसिडर करें चौक, और एक जगह हम ले ले आयरन ले, तो अगर हम उनको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, जो चौक है वो ईजिली ब्रेक कर जाएगी। इट मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स बहुत वीक था, जो हैमर से क्या हो गया, वो टूट गया और उसके पार्टिकल जो हैं वो अलग अलग हो गए और वो चौक जो है वो पीसेस में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पर आयरन नेल के केस में क्या होगा, उसका जो उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो ईजिली ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पता चलता है कि अगर मैटर टू मैटर जो है वो फोर्स जो है उनका वो वेरी करता है, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, यानी कि उनके अट्रैक्शन जो है वो भी अलग अलग होगी मैटर टू मैटर। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट्स में। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आगे इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जैसे अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई बुक ले ली और उसके पास हमने पेंसिल से उसको रख के उसके हम पेंसिल से हम उसकी बाउंड्रीज जो है उनको क्या करें, वहाँ पे उसको ट्रेस करने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा, हम इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इट मीन्स उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, उनकी डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड उसकी वॉल्यूम है। एक इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि अगर हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें सॉलिड्स की, जैसे कि अगर बुक के ऊपर हम फोर्स लगाए तो वो क्या करेगी, इजीली कंप्रेस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर, यानी कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो भी कैसी है, नेग्लिजिबल ही है, ना के बराबर। आगे है एक प्रॉपर्टी इसकी रिजिड। रिजिड क्या होता है, जैसे अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाए तो वो क्या करेगा, सॉलिड, अगर सॉलिड को हम हैमर से मान लो स्ट्राइक कराए तो क्या करेगा, वो अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश ही करेगा, यानी कि वो ब्रेक कर जाएगा पर अपनी शेप को इजीली नहीं खोएगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी क्या है वो रिजिड। एग्जांपल्स क्या जाएंगे सॉलिड के, जैसे कि पेन हो गया, बुक, नीडल, वुडन स्टिक, ये सब एग्जांपल्स हो गए सॉलिड स्टेट के। नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की एक्टिविटी है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग कंटेनर ले लेंगे, उनकी कंटेनर की शेप्स अलग अलग होंगी और उन सब पे हम मार्क लगा लेंगे 50 ml का, और उसके अंदर अगर हम वाटर को डालें तो वो क्या होगा, 50 ml जो है वो तो उतना का उतना ही रहेगा, पर क्या चेंज आएगा उसमें कि उसकी जो शेप है वो लिक्विड जो है यानी कि वाटर वो क्या करेगा, उसी की शेप ले लेगा जिसमें कंटेनर के अंदर हम उसको डालेंगे। यानी कि लिक्विड्स की क्या होती है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि वो 50 ml था तो 50 ml ही रहेगा, बेशक कैसी मर्जी उसकी कंटेनर में डाल दो कैसी मर्जी शेप की। और एक इसकी प्रॉपर्टी है कि वो रिजिड नहीं होते, मतलब वही कि फ्लेक्सिबल है, अगर हम उसको जैसे डालें वैसे ही वो शेप ले लेंगे, रिजिड नहीं।
नेक्स्ट, सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। सॉलिड कब डिफ्यूज हुए थे लिक्विड में? जब हमने कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लिया था, वो पानी के अंदर डिजोल्व हो गया था। लिक्विड तो आपस में एक दूसरे में अगर हम उनको मिक्स करेंगे तो वो डिजोल्व हो ही जाते हैं, यानी कि लिक्विड टू लिक्विड तो आपस में डिजोल्व हो ही जाते हैं। गैसेस कब डिफ्यूज होती है? जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। जैसे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? जो पानी में ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से वो डिजोल्व हो जाती है उसमें, तो वहीं से वो ऑक्सीजन लेती हैं। तो ये एग्जांपल हो गया कि गैसेस जो है वो भी पानी के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर वो डिफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यानी कि जो लिक्विड्स हैं वो उनका डिफ्यूजन ज़्यादा स्पीड से होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो लिक्विड्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होता है, तो वो ईजिली मूव कर पाते हैं, और उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेंगे, ईजिली मूव करके और डिफ्यूज हो जाएंगे दूसरे किसी भी लिक्विड के अंदर एज कम्पेयर टू द किसके, सॉलिड के। उसके बीच में क्या होता है, फोर्स भी उसके बीच में जो है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, तो उसके पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, ईजिली मूव ही नहीं कर पाते, तो वो भी उनका जो डिफ्यूजन है वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू द लिक्विड। आगे हम देखेंगे थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, जो कि है गैसीय स्टेट। गैसेस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि हम उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एलपीजी होती है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये भी क्या होती है, सिलेंडर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखा जाता है। और जो हॉस्पिटल में हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में ही हम उसको रखते हैं सिलेंडर के अंदर। सीएनजी कहाँ पे यूज़ होती है, हमारे पास जो फ्यूल है, एज ए फ्यूल के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं, और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उनको सिलेंडर में कंप्रेस करके स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई भी चीज़ बनी हुई है किचन के अंदर, तो उसकी जो स्मेल है हम बहुत दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि घर में क्या बना हुआ है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो फूड है उसके अरोमा के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एयर के अंदर मिक्स कर जाते हैं और वो हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंच जाते हैं। अगर फूड गर्म होगा तो उसकी ज़्यादा स्मेल आएगी एज कम्पेयर टू अगर फूड हमारे पास ठंडा हो चुका है तो गर्म की ज़्यादा आती है। तो इसका यही रीज़न है कि जो हमारे हाई टेम्परेचर है उस पर क्या करते हैं कि पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं, तो उसकी ऐसे ही उसकी स्मेल हमारे तक फास्टली पहुंच जाती है गर्म की। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो डिफ्यूज़न है गैसेस का, वो गैसेस के अंदर फास्ट होता है। रीज़न क्या है, वही उनके बीच में जो है फोर्सेस कम होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, तो वो जो है फास्टली मूव करेंगे, तो उनका डिफ्यूज़न भी क्या होगा, फास्ट होगा। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली ऐसे ही मूव करते रहते हैं क्योंकि फोर्स नहीं होता उनके बीच में इतना, तो नेग्लिजिबल ही होता है फोर्स, तो वो ऐसे ही रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपस में भी उनके पार्टिकल स्ट्राइक करते रहते हैं, और साथ में जिस भी कंटेनर के अंदर वो रखे हैं उस पर भी स्ट्राइक करते रहते हैं, उस पर फोर्स लगाते रहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो उसी की वजह से ही क्या होता है, हमारे पास प्रेशर, जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। वो मैटर चेंज हो सकते हैं, अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे वाटर को ही कंसीडर कर लेंगे, वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर वही उसको अगर उसका टेम्परेचर को कम कर दे तो वो आइस बन जाएगा जो कि एक सॉलिड स्टेट में होता है, और अगर उसको टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा जो कि गैस स्टेट में होता है। तो होता क्या है एक्चुअली, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर देती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो इट मीन्स मोशन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल्स थे सॉलिड स्टेट में वो क्या कर रहे थे, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, उनका मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच को, वो उससे ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास हीट, तो वो क्या करेगी, उनके फोर्स को तोड़ देगी और पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कि सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट किसी भी
solid. नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जितने ज़्यादा उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा हमें उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा उसका मीन्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि कितने उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो हमारे पास जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 273.15 केल्विन। और इस प्रोसेस को जिसमें कि सॉलिड से लिक्विड बनते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होती है, इसके लिए सपोज करो कि हम किसी भी लिक्विड को अगर मेल्ट कर रहे हैं तो क्या उसके बाद भी अगर हम उसको हीट करवा रहे हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी अगर उसको हीट करवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। मीन्स जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है, एक्चुअल में वो जो हीट है वो इतना उस पूरा का पूरा लिक्विड मेल्ट नहीं करता, इतना वो उसकी स्टेट को चेंज कराने में यूज हो रही है। इट मीन्स वो एक तरीके से वो लेटेंट हीट है। लेटेंट मीन्स हिडन, यानी कि वो आइस के अंदर जो है वो छिप चुकी है, तो उसी वजह से उसको क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो हीट एनर्जी जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी वजह से ही 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे हमारे पास आइस से लिक्विड बना, लिक्विड से हमारे पास क्या बन जाएगा वाटर वेपर। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और उसके बाद हमने अगर उसको और भी टेम्परेचर प्रोवाइड करा तो उसकी वजह से और ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, पार्टिकल्स और ज़्यादा मूव करेंगे तेज़ी से, और तो वो एक टाइम ऐसा आएगा वो जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर देंगे और उनके बीच में इतना स्पेस हो जाएगा जितना कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में होता है, तो वो गैस स्टेट में आ जाएंगे। तो उस टेम्परेचर पे जिसपे कि हमारे पास लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है। और अगर केल्विन के केस में बात करेंगे तो वो 273 उसमें प्लस हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा केल्विन के केस में 373 केल्विन। और वो ही सेम केस हो जाएगा इसमें भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का था, जैसे इसके केस में हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसी की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास स्टीम के पार्टिकल्स हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे उनकी ज़्यादा एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू द वाटर। रीज़न सेम रहेगा वही, क्योंकि इसमें जो स्टीम है वो ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो मैटर की स्टेट हम उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, कैसे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से फिर गैस बनेगा, पर कुछ जगह ये भी देखने को मिलता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये किस किस केस में होती है, जैसे कि कैम्फर होता है हमारे पास, कपूर जो होता है उसमें भी क्या होता है सीधा सॉलिड से वो गैस स्टेट में ही जाता है बिना लिक्विड फॉर्म में जाए। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, इसमें भी सब्लिमेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसे कि हमने टेम्परेचर का केस पढ़ा था कि टेम्परेचर को अगर हम राइज करें तो उससे भी हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस। ऐसे ही सेम ही अगर हम इफेक्ट देखें किसका, प्रेशर का, तो इसमें क्या होगा, स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए जो हमारे पास स्टेट है उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग का। तो अगर हमारे पास गैस है और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, अगर हम उनको पास लाएं तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम प्रेशर अप्लाई करें अगर हम गैस के ऊपर, तो उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे, तो गैस से हमारे पास लिक्विड बन जाएगा। और अगर उसके ऊपर पार्टिकल्स पास पास लाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। यानी कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ही एग्जाम्पल हमारे पास ड्राई गैस,
जो कि सॉलिड CO2 होता है, उसी को ही ड्राई गैस बोलते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, हम इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करके क्या करते हैं, गैसीय स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में ले आते हैं। और अगर हम उसका वो प्रेशर जो है सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर भी अगर हम उसका डिक्रीज कर दें, यानी कि कम कर दें, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट ही गैसेस फॉर्म में चला जाएगा बिना लिक्विड फॉर्म के। इसी वजह से ही हम इसको ड्राई गैस बोलते हैं। तो यहाँ से पता चला कि प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो दोनों ही डिटरमाइन करते हैं किसी भी सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी। नेक्स्ट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक केस है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो हमारे पास है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पर बिना ही बॉइलिंग पॉइंट अचीव करे ही। जैसे हम किसी भी पानी को, अगर हमारे पास पानी पड़ा है, फ्लोर पर बहुत तेज़ धूप आ रही है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद इवेपोरेट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। तो वो अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होती है हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल्स की, जो कि सरफेस पे हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनमें से सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो वो क्या करेगी, अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है सरफेस के पार्टिकल्स की, तो वो क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगी एक टाइम पे आके, और वो क्या करेंगे, वहाँ से सीधा ही लिक्विड से वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो वाले। तो इस फिनोमेना को, जिसमें कि कोई भी लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने से पहले ही, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। आगे हम देखेंगे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि अगर हम जैसे कपड़ों को टांगते हैं सुखाने के लिए, तो क्या करते हैं, उनको फैला के टांगते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि उनका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। तो क्या करेंगे, उससे इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाएगी, उसकी स्पीड जल्दी हो जाएगी। तो उसी वजह से क्या होगा, जो हमारे पास हमारे क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। नेक्स्ट फैक्टर है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका रीज़न क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से को ओवरकम कर देगी, तो उसके जो इवेपोरेशन का रेट है वहाँ पे भी इंक्रीज कर जाएगा। एक इसका फैक्टर है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो इंक्रीज करता है वो होता है किसकी वजह से, जब ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो एयर में प्रेजेंट है वो होता है। तो हमारे पास जो एयर है वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर वेपर को होल्ड कर पाती है। तो अगर वो जो हमारे पास वाटर वेपर का अमाउंट है अगर वो पहले ही ज़्यादा है तो उसके वजह से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, यानी कि ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट फैक्टर है इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर हमारे पास विंड की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर को भी वो अपने साथ ले जाएगी, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमिडिटी जो है हमारे पास वो कम हो जाएगी। ह्यूमिडिटी क्या था कि कितने अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो अगर वो उनको अपने साथ विंड की वजह से वो चले जाएंगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। और अगर ह्यूमिडिटी जो थी हमारे पास इवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो इवेपोरेशन भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन जब होती है तो साथ में वहाँ पे उसी सरफेस पे क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि जब इवेपोरेशन होती है तो क्यों हो रही थी इवेपोरेशन, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे वो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा हो गई थी और वो ओवरकम कर लिया था और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए थे, यानी कि कुछ एनर्जी को वो लूज कर गए थे, वहाँ से अपने साथ लेके चले गए थे। तो वहाँ पे जितनी एनर्जी का लॉस हुआ था तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, उतनी ही एनर्जी को दोबारा से रीगेन करने की कोशिश करेंगे सराउंडिंग में से। तो उसकी वजह से क्या होगा, लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा लेकिन सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी वजह से ही उसके सराउंडिंग में जहाँ पे इवेपोरेशन होती है उसकी सराउंडिंग में वहाँ पे कूलिंग हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर को अपने हथेली के ऊपर रखेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, वो जल्दी से नेल पॉलिश रिमूवर जो है वोलेटाइल होता है नेचर में, तो वो इजीली इवेपोरेट कर जाएगा। तो वही दोबारा से क्या करेंगे, वहाँ पे एनर्जी को रीगेन करने की कोशिश करेंगे हमारे
पाम से, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे हमारा जो पाम है वहाँ पे उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ, इसमें भी क्या है कि जब हम गर्मी ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो किस वजह से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी ही इवेपोरेशन हो जाएगा गर्मी की वजह से, तो वो भी वही सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे, तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी। उसके बाद है वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों डालते हैं, इसका रीज़न ये है कि जब गर्मियाँ होती है तो हमें पसीना आता है, तो पसीना क्या करेगा, इवेपोरेट होता है और हमें तब ठंडक मिलती है। तो जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, तो अब ये क्या करेगा, जल्दी से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको सराउंडिंग में भेज देगा इवेपोरेशन के लिए। तो इसी वजह से ही हम कॉटन के क्लॉथ्स डालना प्रेफर करते हैं समर में। नेक्स्ट हमारे पास जो है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अगर हम ठंडा पानी लेते हैं किसी भी ग्लास के कंटेनर में, तो उसमें क्या होता है कि उसकी थोड़ी देर बाद उसके आउटर सरफेस पे हमें ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है, हमें पता है कि जो हमारे सराउंडिंग में है वो वेपर्स है हमारे पास, तो वो क्या करेंगे, जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे और वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस से सीधा डायरेक्ट। तो यानी कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाती है उनकी, और इसकी हेल्प से क्या होता है कि वहाँ पे ड्रॉपलेट्स हमारे पास बन जाते हैं ग्लास के साइड में। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।